तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने कुछ ही समय पहले कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स यानी कि कॉन्जरिंग 4 के टीजर को ब्रेक डाउन किया था और रिसेंटली ही कॉन्जरिंग 4 का ट्रेलर आ चुका है जिसके अंदर हमें काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिली हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं उसी को अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन के अंदर ये पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार यहाँ डीमन कौन सा होने वाला है और क्या इस फिल्म की कहानी हो सकती है। और दोस्तों रिसेंटली मैंने 28 ईयर्स लेटर फिल्म को एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ एक बेहतरीन मूवी को 1978 2025 की लेटेस्ट अर्जेंटीना की बहुत ही बढ़िया फिल्म है, रियल हॉरर स्टोरी है। इनके आपने मिस कर दिया है इन दोनों वीडियोस को जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही टीजर ब्रेकडाउन के अंदर बता चुका हूं कि जो शुरुआती सीन्स है वहां पर हम क्लियरली देखते हैं कि ये 1986 की घटना है जहां पर जैक और जेनेट जो होते हैं यानी कि इनके परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ था। बेसिकली इसको आप स्मर्ल्ड फैमिली हॉन्टिंग कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि हर एक कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी जो होती है वो एक हॉन्टेड जगह पर सेट होती है, अब चाहे वो चर्च हो सकता है या फिर घर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्जरिंग मूवीज जो होती हैं वो मोस्टली हॉन्टेड हाउसेस पर ही बेस्ड होती हैं जो कि इंस्पायर्ड होती हैं लेट एड एंड लॉरेन वॉरेन के केसेस की रियल स्टोरी से। और वही सब हमारे सामने लाया जाता है और आज हमारे सामने आई है स्मर्ल्ड हॉन्टिंग जो कि 1986 में घटित हुई थी। अब जैक और जेनेट जो होते हैं वो अपनी 4 बेटियों डॉन, हेदर, शैनन और कैरन के साथ रहते हैं। साथ ही साथ उनके माता पिता जॉन और मैरी भी रहते हैं। अब इन 8 के 8 लोगों को घर के अंदर किसी शैतान की मौजूदगी महसूस होती है और इनके साथ ढेर सारे हॉन्टेड सिनेरियोज होते हैं जिससे कि ये पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। इनफैक्ट हम ट्रेलर के अंदर ये भी देख पाते हैं कि जेनेट जो होती है उसने काफी सारे इंटरव्यूज भी दिए हुए थे जहां पर वो क्लियरली बताती है कि भाई यहाँ पर इतनी सारी हॉन्टिंग हो रही है और सारे के सारे लोग तो पागल हो नहीं सकते। लेटर ऑन हम ये देख पाते हैं कि जो एड एंड लॉरेन वॉरेन होते हैं वो उनकी हेल्प के लिए इस केस को लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वॉरेन्स जो होते हैं वो इस केस को सॉल्व कर नहीं पाए थे। इनफैक्ट उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उन्होंने इस तरह के केसेस को लेना ही बंद कर दिया था। बेसिकली ये उनका आखिरी केस था। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेनेट ने काफी सारे मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया था, लेकिन मोस्टली लोग जो होते हैं वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि वॉरेन्स ने ऑडियो रिकॉर्डिंग करी थी, फोटोज वगैरह भी क्लिक करी थी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया था। इनफैक्ट जेनेट ने जैसा कि क्लियरली ये बोला था कि परिवार के सारे लोग पागल थोड़ी हो सकते हैं और सबके साथ ये हॉन्टिंग्स हो रही थी। सबसे बड़ी बात कि ये कहा जाता है इस घर के अंदर टोटल 4 स्पिरिट्स थी जिसके अंदर 3 तो इंसानी स्पिरिट मौजूद थी और एक था मेन डीमन जो कि बहुत ही खतरनाक था, इतना खतरनाक कि वॉरेन्स ने ये केस ही छोड़ दिया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होने वाली है कि इस मूवी के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलता है। क्या हमको ये दिखाया जाएगा कि वॉरेन्स ने इस केस को सॉल्व कर दिया था या फिर हमको रियलिटी दिखाई जाएगी। खैर अब ट्रेलर और आगे बढ़ता है जहां पर हम एक सीन के अंदर किसी लंबे बालों वाले डीमन या फिर स्पिरिट को देखते हैं जो कि इस घर की एक बेटी को हॉन्ट करता है। अगर आप इस सीन को ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्जरिंग 2 वाला सीन याद आएगा जहां पर घर के अंदर टंगे हुए सारे के सारे क्रूसिफिक्स उल्टे हो गए थे। इनफैक्ट इस ट्रेलर के अंदर और टीजर के अंदर दोनों के अंदर हमको एक ओल्ड लेडी दिखाई गई थी और इस कहानी के अंदर जो कि सच में घटित हुई थी वहां पर भी एक ओल्ड लेडी की स्पिरिट का मेंशन हुआ था। और अगर आप पूरे के पूरे ट्रेलर और टीजर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कम से कम 4 स्पिरिट्स और डीमंस तो देखने के लिए मिल ही जाएंगे। अब जैसे ही वॉरेन्स इस घर के अंदर आते हैं तो हम यूजुअल सेटअप देखते हैं जैसे कि एड हमेशा करता है। वो एक वॉइस रिकॉर्डर रखता है जहां पर वो पूरे केस को रिकॉर्ड करता है। वो हर चीज पूछता है कि ये चीजें कब शुरू होती हैं, क्या क्या होता है। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि जो लॉरेन वॉरेन होती है और वहां पर उसे नजर आता है या फिर महसूस होता है इस घर का भयानक डीमन। उसकी हालत काफी खराब होने लगती है। वो क्लियरली कहती है एड से कि ये डीमन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वो पूरी स्मॉल फैमिली को ये बताती है कि इस घर के अंदर जो कुछ भी है ना वो नॉर्मल नहीं है बल्कि एक भयानक डीमन है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये डीमन उसके पास्ट से ही जुड़ा हुआ था। अब लॉरेन वॉरेन जो होती है वो क्लियरली मेंशन करती है कि इस डीमन से सामना काफी समय पहले हुआ था, यानी कि जब उन्होंने अपना शुरुआती केस लिया था। और ये जो डीमन है ना वो उनकी जिंदगी का सबसे पहला डीमन था जिससे उनका एनकाउंटर हुआ। लेकिन वो जवान थे और इतना डर गए थे कि वो वहां से भाग गए थे और ये सीन हम क्लियरली देख सकते हैं।
सबसे बड़ी बात कि जूडी को इस डीमन ने कभी छोड़ा ही नहीं था और वो आज भी इस डीमन की प्रेजेंस को वहां महसूस करती रहती है। बेसिकली डीमन उनको वार्न करता रहता है कि वो इन केसेस को ना ले। एंड आई बिलीव कि ये तब हुआ होगा जब लोरेन वॉरेन जो थी वो जूडी से प्रेग्नेंट थी, क्योंकि अगर जूडी की डेट ऑफ बर्थ देखी जाए तो वो है 1946 और लोरेन ने ये कहा था कि ये उनका सबसे पहला केस था जब उनका एनकाउंटर एक डीमन से हुआ। वो काफी जवान थे, तो उस वक्त ये पक्का 1945 की बात होगी। और कई लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये मैल्थस हो सकता है या फिर वैलेक हो सकता है, लेकिन मुझे इन दोनों में से कोई भी नहीं लगता। उसका रीजन ये है कि 1945 में इनका एनकाउंटर ना ही मैल्थस से हुआ था ना ही वैलेक से हुआ था, क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे सारे कॉन्जरिंग यूनिवर्स को, तो जो नन मूवी आई थी वो 1952 के टाइमलाइन में सेट थी, एनाबेल क्रिएशन 1955 में, नन 2 जो थी वो 1956 की टाइमलाइन की थी और एनाबेल 1967 की। बात करें कॉन्जरिंग की तो वो कहानी थी 1971 की और एनाबेल कम्स होम थी 1972 की कहानी। कॉन्जरिंग 2 1977 और कॉन्जरिंग 3 1981 और कॉन्जरिंग 4 जो है वो है 1986 की। अब अगर यहाँ पर ये वैलेक डीमन है तो ये चीज कैसे दिखाई जाएगी कि 1945 में इन लोगों ने उसका सामना कैसे किया था। लेकिन अगर सारी टाइमलाइंस को देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मैल्थस या फिर वैलेक हो सकता है। ये कोई और ही डीमन है जिससे कि वॉरेन्स काफी डरे हुए थे। और आप सोचकर देखो कि कॉन्जरिंग 1 की जो बैथशेबा विच होती है वो यहाँ पर इजीली मैल्थस को कंट्रोल कर रही थी, या फिर ये कहें कि वो मिलकर काम कर रहे थे, तभी तो वो जूडी को इजीली डरा पाए थे। तो यहाँ पर ये वाला जो डीमन होने वाला है यानी कि लास्ट राइट्स के अंदर ये काफी शक्तिशाली होगा, क्योंकि वो क्लियरली एनाबेल को कंट्रोल कर रहा था, मिस मी वाले नोट्स भी छोड़ रहा था। और इस बात का सबूत ये है कि ये वैलेक या फिर मैल्थस हो नहीं सकता। तो देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि 1945 में एड और लोरेन वॉरेन की शादी हुई थी, ठीक है, और 1946 के अंदर जन्म हुआ था जूडी का। और लोरेन ने स्मॉल फैमिली को क्या बताया था कि उसका सबसे पहला डीमन एनकाउंटर जो हुआ था वो बहुत ही भयानक था और वो वहां से छोड़कर ही भाग गए थे सब कुछ, यानी कि जब वो जवान थी और उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, यानी कि 1945 और 46 के बीच में, और उसके बाद जूडी का जन्म हुआ था। और ये जो मूवी है वो 1986 में सेट है और जूडी हमको क्लियरली एक गाउन में दिखाई देती है, यानी कि वो शादी करने वाली है और उसके पति का नाम है टोनी सेपरा। और ये दोनों मिले थे 1979 में और उसके बाद इनकी शादी कब हुई थी, गेस करो, 1986 में। तो ये जो टाइमलाइन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है इस चीज के लिए, यानी कि ये जो कोई भी डीमन है उसकी शुरुआत से ही जूडी के ऊपर नजर थी, क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है खास शक्तियां होंगी। और हम जानते हैं कि सिस्टर आयरीन, लोरेन वॉरेन और जूडी वॉरेन जो हैं वो डिसेंडेंट्स हैं सेंट लूसी की। और हम जानते हैं कि डीमंस की नजर इनकी शक्तियों पर है, जिसके चलते ही ये इनके परिवार को परेशान करते हैं। और लोरेन वॉरेन जो है वो क्लियरली इस चीज को नोटिस करती है कि ये डीमन आज भी हॉन्ट कर रहा है जूडी को, वो उसके हमेशा पीछे रहता है या फिर हमेशा यहाँ पर क्लियरली यूज करता है मैल्थस को, यानी कि एनाबेल को। इनफैक्ट जूडी जब गाउन वाले सीन में होती है, यानी कि जब उसकी शादी होने वाली होगी, तो उस वक्त वो एक मिरर वाले रूम के अंदर होती है, तो वहां हमको क्लियरली नजर आता है कि ये बिल्कुल तगड़ी इंस्पिरेशन है इट मूवी से। वहां पर भी एक सीन ऐसा आ चुका था और उसकी ही जो रिफ्लेक्शन होती है वो जूडी को खत्म करने की कोशिश करती है, जो कि डीमन ही होगा। इनफैक्ट एक सीन के अंदर एटिक के अंदर मिस में लिखा हुआ था जहां पर एनाबेल डॉल भी रखी हुई थी और उसके अंदर कौन सा डीमन रहता है, तो वो है मैल्थस डीमन। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन डीमन होगा ना वो क्लियरली मैल्थस को कंट्रोल कर सकता होगा। बेसिकली कहा जा सकता है कि डीमन एवेंजर्स असेंबल वाला सीन हो गया था। तो ये जो कोई भी डीमन है वो क्लियरली एनाबेल डॉल को, यानी कि मैल्थस डीमन को इस्तेमाल कर रहा था, साथ ही साथ कई सारी इंसानी स्पिरिट्स को भी, जो कि स्मर्ल परिवार को हंट कर रही थी। यानी कि स्मर्ल परिवार तो यहाँ पर दाव पर लगा ही हुआ है, साथ ही साथ वॉरेन्स का भी परिवार दाव पर लगा हुआ था। सबसे बड़ी बात की जो एड होता है वो भी ये क्लियरली कहता है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार वो उनको कैसे बचाएगा। और फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको याद होगा कि एनाबेल वाला जो कल्ट था ना, यानी कि द कल्ट ऑफ रैम, यानी कि जो शीप वाला सिंबल होता है, हो सकता है कि उन लोगों में से किसी ने किसी ना किसी डीमन को जागृत किया होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है ना तो यहाँ पर सारी की सारी कहानियां कितने परफेक्टली आपस में जुड़ जाएंगी, वो काफी ज्यादा मजेदार सीन होगा। लेकिन यहाँ जो ट्रेलर है वो बिल्कुल परफेक्टली कट करा गया है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते या फिर गेस नहीं कर सकते कि आखिर होने क्या वाला है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया था मेरी नजर में।
एंड ट्रस्ट मी, मैं दिल से चाहता हूँ कि इस बार ये लोग वेलेक को वापस लेकर ना आए, क्योंकि वो कितनी बार हार चुका है। 1952 में उसे हराया गया था, उसके बाद में वो फ्रेंची के अंदर चला गया था, उसके बाद उसे 1956 में फिर से हराया गया, लेकिन उसके बाद फिर वो 1970s में फिर से वापस आ चुका था और फिर वॉरेंस ने उसे फिर से बैनिश किया था हेल में। लेकिन अगर वो फिर से आ जाता है ना तो ये बात बहुत ही वियर्ड सी हो जाएगी। आई मीन एक डीमन को कितनी बार आप हेल में भेजोगे। अब वो बात अलग है कि यहाँ पर अगर कल्ट ऑफ रैम ने उसे फिर से बुला लिया होगा तो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो जाएगी। एनीवेज, अगर प्लॉट प्रेडिक्शन को छोड़कर खाली ट्रेलर सीन्स की बात करी जाए तो लोरेन को एक कन्फेशन के अंदर हॉन्टिंग विजन दिखाई देता है, जिसके अंदर डिमोनिक वॉइस उसे विस्पर करती है कि आई हैव बीन वेटिंग सो पेशेंटली फॉर यू। और डीमन ये बात महीनों या फिर दिनों के लिए नहीं हो सकता, बल्कि दशकों के लिए बोलता है, क्योंकि महीने या फिर दिन यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं होते। सेम सीन के कंटिन्यूएशन के अंदर हम एड को देख पाते हैं जो क्रूसिफिक्स लेकर शायद उस एंटिटी को फेस कर रहा होगा, लेकिन डीमन की शक्ति काफी खतरनाक थी। लिटरली यहाँ पर बाइबल भी हम जलते हुए देख पाते हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सीन आता है। हम ये भी देखते हैं कि जो जूडी होती है उसको एटिक के अंदर एनाबेल यानी कि मेल्थस हॉन्ट करता है और हवा में लेविटेट करवा देता है शायद से, यानी कि उसको पजेस करने की कोशिश करी जा रही थी। और अब यहाँ पर मेल्थस और एनाबेल में कंफ्यूज मत होना, एनाबेल डॉल जो है उसके अंदर जो एंटिटी है उसका नाम मेल्थस ही है, यानी कि मेल्थस डीमन। अब यहाँ पर ये नॉर्मल हॉन्टिंग भी हो सकती है जो कि ये भयानक वाला डीमन करवा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर शायद बात कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि जूडी के अंदर भी लोरेन वॉरेन की तरह ही साइकिक पावर्स हैं। अब ये तो हम जानते हैं कि कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स फिल्म जो है वो आखिरी मूवी होने वाली है, एटलीस्ट वॉरेंस के केस पर तो ये आखिरी मूवी होगी। लेकिन हो सकता है कि शायद ये मूवी ओपन एंडिंग भी हो सकती है, जहां पर हम आगे आने वाले यूनिवर्स के अंदर जूडी को देखेंगे और उसके पति टोनी को। अब आगे चलकर हमें उसी बड़े बाल वाली स्पिरिट को दिखाया जाता है, यानी कि वो जो आदमी था वो यहाँ पर मुझे बिल्कुल गूल जैसी फील दे रहा था। अगर आपने सिनिस्टर मूवी देखी होगी बिल्कुल वैसी ही फील आ रही थी। वो लोरेन को यहाँ पर बार बार हॉन्ट करता है, जिससे कि वो काफी बेबस हो गई थी, यानी कि वो लाचार सी थी उसकी शक्ति के आगे, या फिर ये कह सकते हैं कि उसकी जवानी का ट्रॉमा था जिसके चलते यहाँ पर वो काफी डर रही थी। एंड आई बिलीव कि एंड में वो शायद उससे ओवरकम कर ले। उसके पास में एक एक्स भी होता है जो कि उसके पास उसे लेकर आ रहा होता है बेसमेंट के अंदर। वहां पर हम क्लियरली लोरेन को देख पाते हैं जो कि खून से लथपथ थी, जो कि इस चीज की गवाही देती है कि वो डीमन ये कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम मरोगे। अब ट्रेलर के बीच में हम एक थंडर स्ट्राइक को भी देख पाते हैं जहां पर ये सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड लेडी की स्पिरिट जो होती है वो सामने आ जाती है, जो कि क्लियरली यही जता रही है कि वो यहाँ से बाहर नहीं भाग सकते, यानी कि स्मर्ल हाउस के अंदर ही उनको रहना पड़ेगा। और डीमन जो है वो इन तीनों स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था, यानी कि इंसानी स्पिरिट्स को जो कि उस घर के अंदर थी, जैसे कि वेलेक ने करा था उस ओल्ड मैन के साथ में। सबसे बड़ी बात कि जो लास्ट एक्स वाला सीन है ना वो बिल्कुल एमिटेबल हॉरर का कॉल बैक है, साथ ही साथ द फर्स्ट कॉन्जरिंग की भी याद दिलाता है। अब देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर वेलेक के चांसेस काफी कम है, लेकिन यहाँ पर पक्का कोई बहुत ही बड़ा डीमन होगा या फिर ये खुद द डेविल भी हो सकता है, क्योंकि सोच कर देखो कि वॉरेंस ने ढेर सारे केसेस सॉल्व किए थे, हॉन्टिंग्स को रोका था, और इन हॉन्टिंग्स को रोककर उसने डेविल के ही भेजे हुए डीमंस को उनके काम करने से रोक दिया। सिंपल सी बात है कि डेविल इस धरती के ऊपर राज करना चाहता है और बीच में खड़े हुए हैं वॉरेंस जो कि खुद सेंट लूसी के ही वंशज हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर फर्दर डिगिंग करी है, रिसर्च करी है, तो रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज और सम अदर सोर्सेज के हिसाब से हम ये जानते हैं कि स्मर्ल हॉन्टिंग्स के अंदर एक पिग लाइक डीमन इन्वॉल्व था, मतलब कि वो मेन था। सेम डीमन एमिटेबल हॉरर से भी जुड़ा हुआ था और ट्रेलर का आखिरी सीन एक एक्स के साथ है। और अगर आपने एमिटेबल कहानी देखी होगी तो पूरी की पूरी हॉन्टिंग जो थी वहां पर मेन हथियार एक्स ही था, जहां पर एक आदमी अपने पूरे परिवार को शूट करके खत्म कर देता है, एक से काट भी देता है। लेकिन अगर हम इस बात पर जाते हैं तो टाइमिंग यानी कि टाइमलाइन बिल्कुल भी मैच नहीं करती। सबसे बड़ी बात है कि लोरेन ने खुद कहा था कि जब वो जवान थी तब इस डीमन से एनकाउंटर करा गया था, जब उनका पहला डीमन एनकाउंटर था, तो वो जवानी वाली बात तो काफी पुरानी थी। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये कुछ और ही हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थंडर स्ट्राइक पावर्स वगैरह जो है ना वो बील्ज़ेबub या फिर बाल डीमन के पास में है, और ये दोनों ही काफी पावरफुल होते हैं। साथ ही साथ एक नाम और आ सकता है जो कि है एस्मोडियस, जो कि असॉल्ट को पसंद करता है, और स्मर्ल केस के अंदर असॉल्ट काफी हुए थे। ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर काफी अच्छा लगा है और कॉन्जरिंग 4 काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। जैसे कि जो कॉन्जरिंग 3 थी वो काफी हल्की सी पड़ गई थी, लेकिन ये वाली जो मूवी है आखिरी पार्ट जो होने वाला है वो शायद से काफी खतरनाक होगा। एटलीस्ट ट्रेलर से तो काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन और कहानी वाला प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ अगर आप इस केस के ऊपर यानी कि स्मर्ल हॉन्टिंग वाली एक कहानी को देखना चाहते हैं, मूवी को देखना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि द हॉन्टेड 1991।
1991। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वाली फिल्म को एक्सप्लेन करूं जिससे कि हम इसको और डीपर डिग कर पाएंगे, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए द हॉन्टेड 1991। मैं जल्दी से जल्दी उस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आऊंगा ताकि कुछ और डिटेल्स हम यहाँ पर दिखा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वॉरेंस हैं, यहाँ पर उनका इतिहास उनको परेशान करने आया था, या फिर ये कह सकते हैं कि खुद पूरा का पूरा इतिहास ही उनको मिटाने आया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर भी काफी बेहतरीन वीडियोस आने वाली हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए